वेलकम बैक। वापस आते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग अभी ड्राउट पर आ गए। ड्राउट पर, तो ड्राउट में हम लोग यहाँ पर बाहर आके पढ़ते हैं। ड्राउट, ठीक है। तो ड्राउट इज ए जस्ट ए मिनट। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो देखिए, ड्राउट इज ए वाटर स्कैरसिटी, या स्कैरसिटी नहीं लिखना है यहाँ, वाटर स्कार्स लिखना है। वाटर स्कार्स हाइड्रोलॉजिकल, ड्राउट इज ए वाटर स्कार्स हाइड्रोलॉजिकल cycle that is, it is extended dry period, extended dry period। देखिए, ड्राउट इज ए वाटर स्कार्स हाइड्रोलॉजिकल साइकिल दैट इज, इट इज एक्सटेंडेड ड्राई पीरियड due to which life and property get badly affected, ठीक है, गेट बैडली अफेक्टेड। तो इसी को हम ड्राउट कहते हैं। ये तो हुआ नॉर्मल लेमैन की भाषा में ड्राउट, लेकिन आईएमडी के अकॉर्डिंग डिफिनीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू आईएमडी, आईएमडी का तो फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे। क्या है फुल फॉर्म? इंडियन
मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट when there is shortage of 30%, when there is shortage of 30%, when there is shortage of 30% or more than 30% rainfall, shortage of more than or equal to 30% rainfall, then normal, then normal रेनफॉल। तो नॉर्मल रेनफॉल अपने इंडिया में कितना होता है, एल नीनो पढ़ाते समय बताया था। देखिए अपने इंडिया में नॉर्मल रेनफॉल इतना होता है। तो व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ ईदर 30% और मोर देन 30% रेनफॉल, देन नॉर्मल, इन्हें एक साथ सब जगह सूखा नहीं पड़ता, एक साथ सब जगह ड्राउट नहीं आता है, कुछ एरियाज में आता है। इन्हें गिवन एरिया, तो जैसे मान लो बुंदेलखंड में आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे यूपी में आएगा, बुंदेलखंड में आया तो बुंदेलखंड में हो गया, तो इसलिए एरिया लिखना पड़ रहा है। इन्हें गिवन एरिया इन्हें गिवन एरिया इन ए गिवन मंथ। ऐसा भी हो सकता है कि जुलाई में बारिश नहीं हुआ, बाकी महीनों में बारिश हुआ, तो जुलाई ड्राउट वाला मंथ हो जाएगा, ठीक है। और लगातार एक साथ सब जगह हो गया कि कहीं पर बारिश नहीं हो रहा, पूरा जून से लेकर सितंबर तक जब बारिश होना चाहिए बारिश ही नहीं हो रही है, और बारिश इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है, तो ड्राउट वो कहलाया जाएगा। तो पैन इंडिया लेवल ड्राउट हो जाएगा। इन ए गिवन एरिया, इन ए गिवन मंथ, इन ए गिवन मंथ, ठीक है। ये है आपका डिफिनीशन IMD के अनुसार। आप इसको लिख लीजिए, ये टेक्निकल है। अब जैसे आप बोलेंगे कि ये 30% क्या हुआ, तो 30% ऐसे आप निकाल लो, ठीक है। %30 ऑफ 120, सॉरी मैं क्या दिख रहा हूँ, 30% ऑफ 120, ठीक है। तो आपको देखो, अगर बारिश इतना सेंटीमीटर कम हो, किसमें से, देखिए 30% आपने निकाला तो ये 25 आ गया। बट इसमें रुको, अगर 25% निकालते हैं तो ठीक है, तो 20, 25, फिर 6, 25, सॉरी 25, 25, तो आ गया, नहीं यही है, 30% ही है, ठीक है ना। आई वाज जस्ट चेकिंग कि ए इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगी। तो देखिए अगर इसका 30% हम निकालते हैं, 30% निकालते हैं, देयर इज शॉर्टेज ऑफ मोर देन 30% रेनफॉल देन नॉर्मल रेनफॉल, तो फिर आपका ये अप्रॉक्स 25 घट जाएगा,
तो इसमें से 25 घटेगा तो ये 95 के आसपास आएगा, ठीक है ना। 25 घटेगा, एग्जैक्टली 25 घटेगा तो ये 95 हो जाएगा। तो जब 95 सेंटीमीटर बारिश हो या उससे कम बारिश हो तब समझ लो कि ये ड्राउट कंडीशन हो गई है। तो ये है, आप इसको लिख लीजिए। कितना हो रहा? देखो, अरे यार 30, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर लो, फाइंड आउट कर लो, जो भी वैल्यू होता है दैट वैल्यू अगर आप हम इसको 20 से कट कर देते हैं तो ये हो गया 5 और ये हो गया 6 और हो गया इतना 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। तो 36 सेंटीमीटर इसमें से घटाएंगे तो 36 सेंटीमीटर घटाने पर इसमें से 36 निकाल दिए तो आपका 20 इधर गया और 16 उधर गया, तो कितना हो गया आपका 84 के आसपास हो गया। बट 84 नहीं है यार, दैट्स व्हाई आई वाज चेकिंग। 90 है, एक बार लेट मी सेट इट। हाँ ये है 90 है, तो 90 है तो इट मीन्स ये डेटा 25 है, ठीक है। दिस इज करेक्ट। 90 है, 84 और नहीं है 90 है। देखो मेरा कहने का सेंस था जो 90 सेंटीमीटर, जैसे 120 सेंटीमीटर तो नॉर्मल रेनफॉल है, ये इतना होना तो नॉर्मल रेनफॉल है, ठीक है। ये नॉर्मल रेनफॉल है, दिस इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। ये नॉर्मल रेनफॉल है, दिस इज नॉर्मल रेनफॉल, ये नॉर्मल रेनफॉल है। अब इसमें से अगर 25% माइनस कर दिया जाए, 25% माइनस कर दिया जाए तो 25% अभी हम लोग माइनस करके निकाले हैं तो कितना हो जाएगा। 25% अगर घटा दिया जाए नॉर्मल में से तो 90 सेंटीमीटर पर ईयर हो जाएगा। तो अब बोला जा रहा है कि अगर 90 सेंटीमीटर पर ईयर से कम, या तो देखो अगर इंडिया में बारिश जो होती है पैन इंडिया लेवल 90 सेंटीमीटर से कम या 90 सेंटीमीटर तक होती है, 120 सेंटीमीटर नहीं होती है, तो उस ईयर को ड्राउट ईयर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो उसके लिए आईएमडी ने कहा है कि व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ 25% और मोर देन 25% रेनफॉल देन द नॉर्मल in a given year area in a given month, then drought condition occurs. Then drought condition occurs. तो ड्राउट कंडीशन आ जाती है, ठीक है। सेट इन टू। तो यहाँ पर हमें जो करेक्ट करना था कि व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ मोर देन और इक्वल टू 25% रेनफॉल देन द नॉर्मल ईयर रेनफॉल इन ए गिवन एरिया इन ए गिवन मंथ, देन ड्राउट कंडीशन अकर्स। तो
द एग्जैक्ट वैल्यू इज, अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स की बात करें, परसेंटेज में नहीं बात करें, तो देन you know that in a given year in India normal rainfall is 120 centimeter, and when rainfall value is less than or equal to 90 centimeter per year, then that condition is known as drought condition. तो इसको करने के लिए आपको कितना बोलना होगा परसेंटेज में, लेस देन 25% रेनफॉल होता है. अगर इफ देर इज लेस देन or equal to 25% rainfall, then the normal value, then that year will be known as drought year. ठीक है, 30% नहीं, उसको 25% करना होगा, 25%, because the exact value is 90, it is not 84, the exact value is 90. सॉरी फॉर बैड कैलकुलेशन, मैंने उसको फर्स्ट टाइम कैलकुलेट करके 90 के आसपास में सर्च कर रहा था, बट आई वाज नॉट गेटिंग. देन आप लोगों ने जब देखा 84 कर रहे थे, देन आई करेक्टेड इट. तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब 90 सेंटीमीटर पर ईयर या इससे कम बारिश हो तो उस ईयर को हम ड्राउट ईयर कहते हैं. तो आपने इसको डिफाइन करते समय बोला कि व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ मोर देन और इक्वल टू 25% रेनफॉल देन द नॉर्मल ईयर इन ए गिवन एरिया और गिवन मंथ, देन दैट इज नोन एज ड्राउट. अब इसी डिफिनीशन को अदर वे राउंड भी कहा जा सकता है. ऐसे भी बोला जा सकता है कि जब नॉर्मल रेनफॉल का 75% ही रेनफॉल हो या 75% से भी कम हो तो उसे हम ड्राउट ईयर कहते हैं. अब देखो, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब नॉर्मल ईयर में जितना रेनफॉल होता है उस रेनफॉल का 75% ही रेनफॉल हो या 75% से कम रेनफॉल हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, ड्राउट ईयर कहेंगे. तो वही बात है, उसको दो तरह से कहा जा सकता है. ठीक, तो अब आप यहाँ पर इसको लिख चुके हैं. आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा. तौसीफ इज आस्किंग IMD कब बना था. तो IMD 15 जनवरी 1875 को बना था. ठीक है. और अमीश वर्मा इज सेइंग सर 75% कुछ ज़्यादा हाई क्राइटेरिया नहीं रख दिया ड्राउट के लिए. हाँ देखो, अगर जितना रेनफॉल होती है वो 100% है. अब इसी को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, 100% इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर पर ईयर हो गया. तो हम ऐसे वी नो द रियल वैल्यू, तो अब बोल दिया जाए कि किसी ईयर में 75% किसी ईयर में 75% या इससे कम रेनफॉल हो तो 75% इज इक्वल टू कितना. ठीक है. तो बोला जा रहा है कि जब रेनफॉल 75% से हो, 75% हो या 75% से कम हो तो इट मीन्स कितना, 90 सेंटीमीटर से कम या 90 सेंटीमीटर तक हो रेनफॉल तो हम उसे ड्राउट ईयर डिक्लेयर कर सकते हैं, ड्राउट ईयर. और ये क्या है, नॉर्मल रेनफॉल. ठीक. तो हम दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं, या तो 25% वाला लें या तो ऐसे भी कह सकते हैं. तो बी रेडी टू गो बाई एनी वे. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे आएगा या ऐसे आएगा, तो दोनों तरह से आप एड्रेस कर सकते हैं. फ्लैश फ्लड क्या होता है? देखिए यार, फ्लैश फ्लड राजस्थान में आता है.
यहाँ पर हिमालय में जो होता है स्प्लैश फ्लड आता है। राजस्थान में फ्लैश फ्लड क्यों आता है? क्योंकि जहाँ पर सैंड होते हैं वहाँ सिलिका ज़्यादा होती है। सिलिका से क्या बनता है? सीमेंट बनता है। जब सीमेंट बनाया जाता है ना, उसमें ऑलमोस्ट 70% क्या होता है? सिलिका होती है। सिलिका क्या होती है? सीमेंटेशन एजेंट होती है, मतलब आपस में चिपका देती है दो अलग अलग चीज़ों को, जैसे सीमेंट चिपका देता है दो अलग अलग ब्रिक्स को। ठीक है, तो जब राजस्थान में बारिश होती है तो बारिश का पानी पा करके जो सैंड के नीचे सिलिका बैठी हुई है, वो पानी पा करके वो क्या होती है? वो आपस में एक्रीशन हो जाता है। एक्रीशन मतलब कोलेसेंस हो जाता है, चिपक जाती है, और चिपक करके वो हार्ड रॉक बन जाती है। एक साल हुई बारिश, हार्ड रॉक वो बन गई। अब दूसरे साल बारिश फिर से हुई तो सैंड के नीचे सिलिका हार्ड रॉक बना के बैठी हुई है। अब दूसरे साल बारिश हुई, बारिश का पानी नीचे जा नहीं रहा है, परकोलेट हो नहीं सकता नीचे, तो फिर क्या वो सरफेस पर तेजी से रन करेगा। अब टोरेंशियल रेनफॉल हो गई, मूसलाधार बारिश हो गई, तो इतना बारिश हुई कि पानी नीचे नहीं जा पा रहा, तो फिर वो ऊपर जो मिट्टी है, बालू है, उसको लेके वो बहने लगता है बहुत तेजी से। और जब वो बहेगा तो चूंकि वो हार्ड रॉक पर फ्लो कर रहा है, तो इसलिए पानी कभी कभी थोड़ा थोड़ा सा उसमें हल्का सा मतलब पानी एक दूसरे से, ऐसे कोई रॉक है नीचे, हार्ड रॉक है, उससे टकरा करके थोड़ा ऊपर उठ जाता है, और ऊपर उठते हुए वो आगे बढ़ता है। तो उस जो ऊपर उठ रहा होता है, तो उसके सामने कोई वाल आ जाए, दीवार आ जाए, ट्री आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसे रूट आउट कर देता है। यही है फ्लैश फ्लड। तो राजस्थान में फ्लैश फ्लड ज़्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि जो कारण मैंने बताया, सिलिका का नेचर। और हिमालय में फ्लैश फ्लड कम होते हैं, स्प्लैश फ्लड ज़्यादा होते हैं। स्प्लैश SPLASH स्प्लैश फ्लड वहाँ ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि पानी हिमालय के समिट से गिरता है, टॉप से गिरता है ना, तो ऐसे गिरता है, जहाँ गिरता है ऐसे, फिर वहाँ से बाउंस करके ऊपर उठता है, फिर वहाँ से नीचे जाता है, फिर जहाँ गिरता है वहाँ से बाउंस करके ऊपर जाता है पिलर के जैसा। तो उसे स्प्लैश फ्लड कहते हैं। क्लियर? राष्ट्रीय बाढ़ आयोग एक बार बता दीजिए। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग 1976 में बना था, और इसका काम था कि सभी नदियों के वाटर लेवल को मेजर करवाना और टाइमली लोगों को अलर्ट इशू करना कि भाई बाढ़ आ रही है, आप लोग यहाँ से इवैक्यूएट करके दूर जाइए। और ये इसका काम है, अभी भी है ये। अभी इसका टेक्नोलॉजिकल मॉडिफिकेशन हो गया है, अभी इसमें टेक्नोलॉजी का यूज करके अब सेंसर लगा दिए गए कि हाइड्रोलॉजिकल लेवल हमेशा मेजर किया जाता है। जब खतरे के निशान से हाइड्रोलॉजिकल लेवल, वाटर लेवल ऊपर जाता है, तो लोगों को अलर्ट कर दिया जाता है कि बाढ़ आ गई है, अब हट जाओ, बंदे से दूर चले जाओ। सर फ्लैश फ्लड क्या होता है? वही तो बता रहा था अभी, फ्लैश फ्लड ही तो बता रहा था ज्ञान सिंह, कि राजस्थान में जो सिलिका सैंड में सिलिका ज़्यादा पाई जाती है। तो मान लो किसी एक साल में बारिश हुई तो सैंड के नीचे जो सिलिका है वो आपस में चिपक गई, क्योंकि सिलिका क्या काम करता है? सीमेंट में मिलाया जाता है। सीमेंट का आपने सुना होगा रोल, सीमेंट में 70% सिलिका ही होता है। तो अब सिलिका नीचे, सैंड के नीचे, राजस्थान में जो डेजर्ट है उसके नीचे चिपक गई और उसने हार्ड रॉक बना दिया। ठीक है, जैसे लिंटर होता है, जैसे छत होता है ना, रूफ होता है, उसी तरह से हार्ड रॉक बना दिया। अब दूसरे साल बारिश हुई तो फिर बारिश का पानी नीचे जा नहीं पा रहा, तो बारिश का पानी तेजी से ऊपर दौड़ने लगेगा, और इतना तेज दौड़ता है कि फिर वो रास्ते में जो भी ट्री आ गया, घर आ गए, और जो भी आ गया उसको रूट आउट करते गिराते चला जाता है। तो उसे फ्लैश फ्लड कहते हैं। सर उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड आया था या क्लाउड बस्ट हुआ था? क्लाउड बस्ट हुआ था पहले, उसके बाद में फिर जो है स्प्लैश फ्लड आ गया था। चलो इसको हो गया होगा। अब टाइप्स ऑफ ड्राउट। मेट्रोलॉजिकल ड्राउट कुछ दिनों के लिए बारिश अगर नहीं होती है रेनी सीजन में, शॉर्ट ब्रेक इन रेनफॉल ड्यूरिंग रेनी सीजन,
ड्यूरिंग रेनी सीजन। रेनी सीजन में जो शॉर्ट ब्रेक हो जाता है रेनफॉल में ना, तो उसे मेट्रोलॉजिकल कंडीशन की वजह से अगर ब्रेक होता है तो उसे मेट्रोलॉजिकल ड्राउट कहते हैं। देन नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल ड्राउट। एग्रीकल्चरल ड्राउट, अब अगर ये मेट्रोलॉजिकल ड्राउट थोड़ा सा और परसिस्ट कर गया तो फिर फसल सूखने लगती, फसल खराब हो जाती, तो उसे एग्रीकल्चरल ड्राउट कहते हैं। प्रोलॉन्गेशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल ड्राउट। प्रोलॉन्गेशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल ड्राउट leads to damage of crop। तो अब देखो क्रॉप्स डैमेज होने लगी तो एग्रीकल्चरल ड्राउट हो गया। अब हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट किसे कहेंगे? हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट, हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट drying up of surface and groundwater। Drying up of surface and groundwater is known as hydrological drought। Then ecological drought। Ecological ड्राउट, तो इकोलॉजिकल ड्राउट में क्या है? देखिए इकोलॉजिकल ड्राउट में स्कैर्सिटी ऑफ फॉडर, मतलब तृण कहते हैं इसे, स्कैर्सिटी ऑफ फॉडर, तृण, तृणकाल, तृण का अकाल। तृण मतलब पशुओं के लिए जो चारा होते हैं उनका, तिनके का अकाल हो गया तृणकाल। देन स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, तो इसको हिंदी में बोलते हैं जल काल, जल का अकाल। इसको तृण का अकाल। फिर अब जब तृण का अकाल, फॉडर का अकाल, सबका अकाल हो गया, तो अब फिर फाइनली क्या होगा? फाइनली फेमिन हो जाएगा, फेमिन, फेमिन, ठीक है। तृण अकाल, जल अकाल, तो फिर सब कुछ का अकाल। फेमिन, तो फेमिन से क्या लोग मरने लगते हैं, सब लोग मरने लगते हैं। तो ये कंडीशंस हैं, ड्राउट के कंडीशन हैं, स्टेजेज हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए। देखो फ्लड को भी मैनेज करने का वही है जो सुनामी में हमने बताया था ना, कोस्टल जोन रेगुलेशन, कि सबसे पास वाले एरिया में वहाँ पर प्लांटेशन कर दिया जाता है, फिर उसके बाद वाले एरिया में ऐसे क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं जहाँ पर पानी में भी वो क्रॉप सस्टेन कर जाएं, फिर उसके बाद में नॉर्मल क्रॉप, फिर उसके बाद में वहाँ पर कम्युनिटी हॉल या हॉस्पिटल या स्कूल्स, फिर उसके बाद रेजिडेंशियल एरिया। नीतीश इज आस्किंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑलरेडी टॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज में पढ़ा दिया हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
ब्रंटलैंड कमीशन पढ़ाया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बताया, फिर उसके बारे में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बताया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बताया 17, तो ऑलरेडी टॉट। तृण का अकाल क्या होता है? तिनके का अकाल। तिनका मतलब पशुओं का जो चारा होता है उसको तृण कहते हैं। तृण, तृण का मतलब काइंड ऑफ फॉर्डर आप कह सकते हो। सर, सरकार किसी स्थान को सूखाग्रस्त कब घोषित करती है? जब वो क्राइटेरिया मीट आउट हो जाता है आईएमडी का, मतलब मोर देन 25% शॉर्टेज ऑफ वाटर वहाँ हो। तो पूरे इंडिया में एक साथ इतने लार्जर एरिया में होगा नहीं, तो जैसे बुंदेलखंड में हुआ या किसी और एरिया में हुआ, तो जिस एरिया में हुआ उसी को बस डिक्लेयर किया जाएगा। हाँ, राजवीर राणा इज आस्किंग मॉडरेट एंड सीवियर ड्राउट। तो देखो, जब रेनफॉल मोर देन 25% शॉर्टेज हो जाए, मतलब जितना नॉर्मल रेनफॉल होना चाहिए उसमें से 25% का शॉर्टेज हो जाए, तो उसे हम मॉडरेट रेनफॉल कहेंगे। लेकिन अगर आपको लगभग 50% का शॉर्टेज हो जाए तो उसे सीवियर ड्राउट कहेंगे। राजवीर इज आस्किंग कि मॉडरेट और सीवियर ड्राउट में अंतर। तो देखिए, जब 25% का शॉर्टेज होगा रेनफॉल में तो उसे मॉडरेट ड्राउट कहेंगे, और जब 50% का शॉर्टेज होगा तो उसे हम सीवियर ड्राउट कहेंगे। सर, स्कैरसिटी ऑफ फेमिन, स्कैरसिटी नहीं सॉरी, यहाँ पर देखो स्कैरसिटी ऑफ ऑल होगा, सॉरी स्कैरसिटी ऑफ ऑल। तो स्कैरसिटी ऑफ ऑल जब हो जाएगा तो इसको हम फेमिन कहेंगे, इसको हम इंग्लिश में फेमिन कहेंगे और हिंदी में अकाल कहेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर करेक्शन। स्कैरसिटी ऑफ ऑल, ऑल का मतलब फॉर्डर, वाटर और सभी तरह के, सभी की स्कैरसिटी हो गई, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फिर उसे हम फेमिन कहेंगे। शॉर्ट स्ट्रीक कहाँ है? शॉर्ट स्ट्रीक हमने कहाँ लिखा है? शॉर्ट स्ट्रीक आई हैवंट रिटन। शॉर्ट ब्रेक हमने लिखा है, शॉर्ट ब्रेक मेट्रोलॉजिकल ड्राउट में हमने शॉर्ट ब्रेक इन रेनफॉल ड्यूरिंग रेनी सीजन हमने लिखा है। ठीक है, तो हमने लिखा है कि जब कभी मान लो 2-4 दिन के लिए रेनी सीजन में बारिश नहीं हुई या 1 हफ्ते तक बारिश नहीं हुई, तो शॉर्ट ब्रेक इन रेनी सीजन को हम मेट्रोलॉजिकल ड्राउट कहते हैं। सर, ऐसे तो काफ़ी मंथ है जहाँ बारिश ही नहीं होगी। नहीं, हम बारिश सीजन में कह रहे हैं ना, बारिश के सीजन में जब बारिश होना है तब की बात है। बारिश की सीजन में जब बारिश होना है तब की बात की जा रही है। इकोलॉजिकल ड्राउट नहीं समझ में आया? तो देखो, इकोलॉजिकल ड्राउट का मतलब ये होता है, इकोलॉजी का मतलब होता है कि सब कुछ, इकोलॉजी में जो लिविंग बीइंग है वो भी आ गए, जो नॉन लिविंग बीइंग है वो भी आ गए। जब सारे स्ट्रेसफुल कंडीशन में आ जाए पानी के अभाव में, व्हेन ऑल आर इन द स्ट्रेसफुल कंडीशन बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ वाटर, देन दैट कंडीशन इज द एक्सट्रीम लेवल ऑफ कंडीशन, एक्सट्रीम लेवल कंडीशन। और उस एक्सट्रीम लेवल कंडीशन से पूरी इकोलॉजी क्वैश्ड हो जाती है, पूरी इकोलॉजी स्क्वीज हो जाती है। स्क्वीज का मतलब पूरी इकोलॉजी स्ट्रेसफुल हो जाती है, पेड़ मुरझा जाते हैं, सूखने लगते हैं। ठीक है, पेड़ मुरझा के सूखने लगेंगे, उस पर चिड़िया जो कुछ खा पी सकती थी वो भी मरने लगती हैं, धूप से पेड़ की छांव में नहीं मिल पाती हैं। और फिर पानी सूख गया, जो तालाब का पानी वो भी सूख गया। जो पशुएं हैं, मतलब जो लाइव स्टॉक्स हैं, जो कैटल्स हैं, वो भी डाई कर रहे हैं, वो भी मर रहे हैं। खेतों में कुछ है नहीं फसल, वो भी सूख गई। तो ह्यूमन बीइंग भी धीरे धीरे स्टारवेशन से मरने लगा। ठीक है, तो इस तरह का जब कंडीशन हो जाती है तो एक्सट्रीम लेवल ऑफ ड्राउट होता है। और ये लास्ट स्टेज है जो अंग्रेजों के समय में हम लोगों ने, आप हिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे, फेमिन। ठीक है, तो फेमिन जो होता है उसे हम
सूखा ग्रस्त आपदा से हमारे यहाँ कई बार हुआ अंग्रेज़ों के समय में, और वो बोला जाता था कि अंग्रेज़ों की पॉलिसी भी इस तरह से एट्रोसिटीज़ थी कि बहुत ज़्यादा स्क्यूड पॉलिसी थी कि वो इस पर ध्यान नहीं देते थे एग्रीकल्चर कैसे करना। और मानसून तो आप जानते ही हो कि बहुत ही अनसर्टेन है, कभी आता है टाइम से, कभी नहीं आता है, कभी रेनफॉल कराता है, कभी नहीं कराता है। तो ये सब कंडीशन, तो इकोलॉजिकल ड्राउट सीवियर ड्राउट है, सीवियर ड्राउट, एक्सट्रीम लेवल ऑफ ड्राउट है। हो गया क्लियर? इंडिया में कब कब हुए हैं हाइड्रोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल ड्राउट? देखो इंडिया में जब हिस्ट्री आपको पढ़ाई जाएगी तो आपको पढ़ाया जाएगा 1943 का बंगाल का सूखा, तो वो बहुत मेजर सूखा था। उस समय बहुत ज़्यादा लोग मर गए थे। उसके पहले भी हुए थे, कई बार ड्राउट पड़े हैं। और जब से इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया तब से मेजर जो सूखा वाले ईयर थे 1966-67 थे, 1986-87 थे, ये मेजर ड्राउट ईयर वाले थे। 1998 भी था, 2001 एंड 2 भी था, 2009-10 भी था। ठीक है, तो ये सब ड्राउट ईयर वाले कंडीशन है। लेकिन जो 1966-67 में सूखा था, 86-87 में था, उसका साइड इफेक्ट सीवियर था। क्यों? क्योंकि उस समय सुविधाएं नहीं थी ने, सूखा पड़ा, सब लोग खाने पीने को कुछ नहीं है, तो दिक्कत होती थी। अब क्या है, अब इंडिया का वन रीजन इज कनेक्टेड विद अनदर रीजन, तो इसलिए अब सारा एक दूसरे से लिंकअप हो गया कि अगर कहीं सरप्लस है तो दूसरे जगह स्कार्सिटी है तो वहाँ से वहाँ भेज दिया। नीतीश इज आस्किंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक यहाँ है, मैंने वहाँ ही पढ़ा दिया है तो बार बार रिपीट क्यों करूँ। आप क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक आप अटेंड किए होंगे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वहाँ हमने पढ़ाया है, तो वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ भी है, तो दोबारा पढ़ाने की क्या ज़रूरत है बताओ, वाई टू वेस्ट टाइम। आशीष वर्मा इज सेइंग सर ऐसा नहीं पॉसिबल है कि सभी रिवर को कनेक्ट कर दिया जाए, जैसे कि सूखा ही न आए। ऐसा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उसके इकोलॉजिकल इफेक्ट हैं, साइड इफेक्ट हैं। हो गया डन। तो बी कंप्लीटेड ड्राउट। अब ड्राउट में आप यहाँ से पढ़ना, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पर देखो और तरह के यहाँ सॉइल मॉइस्चर ड्राउट भी दिया गया है। ठीक है, इकोलॉजिकल ड्राउट, हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट, मेट्रोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, और फिर यहाँ पर आगे इसको करेक्ट किया गया है। आगे अभी और आपको मिलेगा, डोंट वरी। यहाँ आ जाओ आप, देखो यहाँ पर आप करेक्शन है, दिस वर्जन इज करेक्ट वन, तो इसलिए मैंने लिखा दिया मेट्रोलॉजिकल, एग्रीकल्चरल, हाइड्रोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल, ये सही वर्जन है। उसका सीक्वेंस नहीं ठीक था, दिस वन इज द करेक्टेड वन। कॉजेज क्या हैं? तो कॉजेज यहाँ लिखे हैं, कॉजेज ऑफ ड्राउट्स, कॉजेज, ठीक है, ये सब कॉजेज हैं। लीन मानसून लिखा, लीन मानसून का मतलब कमजोर मानसून का होना। मानसून को जब रेनफॉल कराना चाहिए तो कराया नहीं, कमजोर हो गया मानसून, वीक मानसून हो गया। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लेयरिंग ड्राउट इन इंडिया, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इज द नोडल एजेंसी, और इसके साथ किसका कोलैबोरेशन? IMD का। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है। ड्राउट इन इंडिया, अब देखो जो ड्राउट प्रोन एरिया है यहाँ पर देखो, लुक एट इट, द डार्क रेड कलर सीवियर ड्राउट एरिया एंड मॉडरेट रेड कलर इज द you can say moderately drought area, moderate drought area या एरिया नियरली ड्राउट। तो देखो जो डार्क रेड में है ये सीवियर ड्राउट एरिया, यहाँ सीवियर ड्राउट आते हैं, और इसके अलावा जो डिम रेड कलर में है ये भी ड्राउट से अफेक्टेड हो जाते हैं। तो ये है सीवियर एंड मॉडरेट ड्राउट एरियाज। देखो एक्सट्रीम ड्राउट अफेक्टेड एरिया, सीवियर ड्राउट प्रोन एरिया, मॉडरेट ड्राउट अफेक्टेड एरिया, ये सब दिए गए हैं, आप इसको पढ़ लेना।
मेजर्स वर टेकन बाई गवर्नमेंट, तो मेजर्स यहाँ से जो लिए गए हैं सब लिख दिए गए हैं कि क्या क्या मेजर्स हैं, एनडीएमए ने क्या लिया था। तो ये सब पॉइंट्स हैं, जस्ट लाइक ऐसे आपको एक बार देख लेना। यहाँ से कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है तो छोड़ सकते हैं आप। जो इम्पोर्टेंट था मैंने निकाल लिया था वहाँ से। अब देखो, अगर आपको लग रहा है कि ड्राउट प्रोन एरिया इन्होंने हम थोड़ा मैप से भी बता दें तो मैप से ऐसे हम बना सकते हैं, बता सकते हैं। देखो, कानपुर से अहमदाबाद की एक लाइन खींचो, कानपुर से अहमदाबाद, फिर यहाँ से राजस्थान की तरफ बढ़ गए, यहाँ पर बाड़मेर, यहाँ बाड़मेर इन राजस्थान, और यहाँ से हम जालंधर चले गए, जालंधर इन पंजाब। ठीक है, इस पूरे एरिया को शेडेड कर दो ऐसे। ये एक्सट्रीम ड्राउट एरिया है, ये अपने भारत का एक ड्राउट वाला हिस्सा है। अब दूसरा ड्राउट वाला हिस्सा कहाँ है? यहाँ है। तेलंगाना एंड विदर्भा प्लेटू एरिया, ये कौन कौन सा है? इधर नीचे का क्या है? तेलंगाना, और इधर क्या है? विदर्भा। ठीक है, प्लेटू एरिया। विदर्भा कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है, और ये कहाँ है? तेलंगाना स्टेट में है। तेलंगाना खुद एक राज्य बन गया है, ठीक है, एक स्टेट हो गया है। तो ये इधर है। ये तो हमारे दो कंटिन्यूटी में पाए जाने वाले एरिया। इसके अलावा कुछ और भी पैचेज हैं, जैसे यहाँ देखो बुंदेलखंड है, ये यूपी में बुंदेलखंड है, यहाँ भी सूखा पड़ता है। बुंदेलखंड, ठीक है, तो बुंदेलखंड दो राज्यों में है, यूपी और एमपी में है। और भी इसी तरह से अलग अलग जगह हैं जो डिसकंटिन्यूटी में यहाँ वहाँ पाए जाते हैं भारत में, जहाँ पर सूखा पड़ते हैं। चूँकि आपके एग्ज़ाम में यूपी से रिलेटेड एग्ज़ाम है तो इसलिए बुंदेलखंड आप जानो। ये कानपुर से लेके इधर वाला जो पूरा एरिया ये भी है। फिर यहाँ साउथ में ये दोनों प्लेटू हैं, पठार हैं। प्लेटू मतलब पठार हैं। विदर्भा एंड तेलंगाना प्लेटू, वन इज इन महाराष्ट्र एंड अदर इज इन तेलंगाना स्टेट। तो ये हैं आपके, नोट डाउन कर लो। एक्सेसिव मीनिंग से ड्राउट कैसे आता है? एक्सेसिव का मतलब होता है बहुत ही अधिक, मतलब एक्सट्रीम लेवल पर ड्राउट हो गया। राजस्थान इज नॉट रेड कलर्ड, तो राजस्थान रेड कलर नहीं है, कोई इशू नहीं। मैंने अलग से डायग्राम बना दिया ना, एनसीईआरटी का डायग्राम है जो मैंने बनाया है। हाँ हाँ गौरव सिंह, यू आर राइट। जितना एक्चुअली यहाँ पर हमने ज़्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि अगर समय हो तो पढ़ना, नहीं समय हो तो छोड़ देना और क्वेश्चन पर फोकस करना। जो मैंने क्रक्स है वो मैंने वहाँ से पिन पॉइंट करा दिया है, ठीक है। जो क्रक्स है मैं लिखवाते जा रहा हूँ, क्रक्स जो कंक्लूजन है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने निकाल दिया अलग से।
सर कितने देर पहले ब्रेक ओवर हुआ? ब्रेक तो बहुत पहले ओवर हो गया। हाँ, ये सीवियर ड्राउट वाले रीजन है। चलो नेक्स्ट। अब लास्ट हीट वेव्स। हीट वेव, ठीक है। हीट वेव्स क्या है? तो आपने लू का नाम सुना है? लू का नाम, गर्मियों में जो लू चलती है, ठीक है। लू, लोकल, वार्म, ड्राई विंड्स। लोकल, वार्म, ड्राई विंड्स which blow from March to June, ठीक है, is known as heat waves। उसी को हीट वेव्स कहते हैं। बट अकॉर्डिंग टू IMD के अनुसार, however, according to IMD इसका क्या डिफिनीशन है? तो देखिए, अकॉर्डिंग टू IMD, when देखिए अकॉर्डिंग टू IMD when हीट वेव्स, यहां पर ऐसे डिफाइन है, हीट वेव is a event when maximum when the maximum day temperature for a location in the plane is above 40 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू IMD, when maximum day temperature for a location in the plane area is above 40 degree Celsius, then it is heat waves, then known as heat waves, heat wave, ठीक है। ये तो हुआ प्लेन एरिया के लिए डिफिनीशन, एक डिफिनीशन। अब दूसरा, हिली एरिया के लिए द सेम, फॉर ए लोकेशन इन द हिल, इन द हिली एरिया कर देते हैं, इन द हिली एरिया इज एबव 30 डिग्री सेल्सियस। हिली एरिया के लिए क्या है? एबव 30 डिग्री सेल्सियस, देन नोन एज हीट वेव्स,
ठीक। तो दोनों एरिया के लिए अलग अलग है। हिली एरिया के लिए एबव 30 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम डे टेम्परेचर चला गया, और प्लेन एरिया के लिए एबव 40 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम डे टेम्परेचर चला गया, तो देन दे विल बी रेफर्ड एज हीट वेव्स। तो अब इसको हीट वेव्स कहेंगे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो, काइंडली नोट इट डाउन। So look at it. तो in this way the heat waves is defined. इस तरह से heat waves को define किया जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस एंड एबव 30 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें टू क्राइटेरिया, देखो जब प्लूरल लिखते हैं तो क्राइटेरिया ऑन कर देते हैं। टू क्राइटेरिया आर टेकन टू क्लासिफाई हीट वेव्स। अब हीट वेव्स को क्लासिफाई करने जा रहे हैं हम लोग, तो इसमें इसके लिए दो क्राइटेरिया लिए गए हैं। एक तो है डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल टेम्परेचर, दूसरा बेस्ड ऑन एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर, based on actual maximum temperature for plane। ठीक है, और इसमें हम लिख देते हैं कि based on departure from normal temperature, तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर से देखो, इसमें भी दो कंडीशंस हैं। अगर नॉर्मल टेम्परेचर से 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया, increased, then normal temperature, तो इसको हम क्या बोलते हैं? then it is known as normal heat waves। ठीक है, if it is more than 6.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर इतना ज़्यादा बढ़ गया तो फिर इट इज़ नोन एज सीवियर हीट वेव्स। तो इसको क्या बोलते हैं? सीवियर हीट वेव्स, नोन एज सीवियर हीट वेव्स। तो देखिए, अगर नॉर्मल टेम्परेचर जो है उससे कितना ज़्यादा एक्सीड कर गया टेम्परेचर किसी दिन में, अगर 4.5 डिग्री से 6.4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया, देन नॉर्मल टेम्परेचर, देन इट इज़ नोन एज हीट वेव्स। अगर इससे ज़्यादा एक्सीड हो गया 6.4 डिग्री सेल्सियस से,
तो सीवियर हीट वेव्स। अब हम आते हैं बेस्ड ऑन एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर। तो बेस्ड ऑन एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर में देखिए इसमें है दो, इसमें भी दो कंडीशंस हैं। अगर एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर हैज़ गॉन अप 45 डिग्री सेल्सियस और मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस, इन अनदर कंडीशन मोर देन और इक्वल टू 47 डिग्री सेल्सियस, जितना भी नॉर्मल टेम्परेचर है उससे इतना ज़्यादा चला गया बेस्ड ऑन एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर। अगर किसी दिन टेम्परेचर 45 डिग्री या उससे ज़्यादा हो गया तो ये क्या कहलाएगा? दिस विल बी नोन एज हीट वेव्स। तो इसे हीट वेव्स कहेंगे, इसे सीवियर नहीं कहते हैं, इसे हीट वेव्स कहते हैं। और अगर इतना ज़्यादा हो गया तो इसे हम सीवियर हीट वेव्स कहेंगे। ठीक। सो दीज आर द टू क्राइटेरिया विच आर टेकन इनटू अकाउंट टू क्लासिफाई द हीट वेव्स। कभी कभी ये डिपार्चर वाला लिया जाता है और कभी कभी एक्चुअल वाला लिया जाता है। और प्लेन एरिया और हिली एरिया में पूछा है कि कितना हीट वेव्स के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो प्लेन एरिया में मोर देन 40 हुआ टेम्परेचर तो हीट वेव्स आ गई, हिली एरिया में मोर देन 30 हुआ तो हीट वेव्स आ गई। सर एक कंडीशन आईएमडी ने सजेस्ट किया है। यस, आईएमडी ने सजेस्ट किया है। सर डिपार्चर वाला एक बार और बता दीजिए। देखिए डिपार्चर का मतलब है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है किसी भी जगह का, जैसे सपोज वहाँ का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा होते ही हीट वेव्स मान लिया जाएगा। तो सपोज 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे है कोई भी वैल्यू, वो 39 है, 38 है, 37 है, 35, 36 है, तो मान लेते हैं कि उसमें वो समवेयर 40 से थोड़ा नीचे है और उसमें जो इंक्रीमेंट हुआ 40 से नीचे कुछ भी हम मान लेते हैं, सपोज कि वो 35 ही है, तो 40 से नीचे हमने अगर माना कि किसी जगह पर, जैसे केरला में एवरेज टेम्परेचर कितना है, एवरेज मीन वैल्यू ऑफ टेम्परेचर निकाल लिया गया कि 35 है या 36 है। अब उसमें 35 में अगर इतना इंक्रीमेंट हो गया, अब ये 4.5 भी हो सकता है, 6.4 भी हो सकता है। अगर इस रेंज में इंक्रीमेंट हो रहा 35 डिग्री सेल्सियस में तो नॉर्मल हीट वेव्स कहलाएगा। हीट वेव्स तब भी कहलाएगा नॉर्मल हीट वेव्स। लेकिन अगर 6.4 डिग्री सेल्सियस हो गया या इससे ज़्यादा हो गया तो सीवियर हीट वेव्स कहलाएगा। जब वहाँ का जो मीन टेम्परेचर होता है उस जगह का, उस मीन वैल्यू से डिपार्चर के टर्म्स में जब क्वांटिफाई किया जाता है तो ऐसे हीट वेव्स और सीवियर हीट वेव्स का डिफिनीशन दिया जाता है। लेकिन अगर हम डिपार्चर से नहीं देखते हैं, अगर हम देखें एक्चुअली वहाँ पर आज क्या टेम्परेचर है, हमें कुछ भी नहीं पता है कि मीन एवरेज टेम्परेचर यहाँ का क्या है, हमें बस आज हमने देखा कि यहाँ पर कितना टेम्परेचर है, देखा कि 45 डिग्री से भी ज़्यादा है तो हम बोल देंगे हीट वेव्स, और अगर देखा कि 47 डिग्री से भी ज़्यादा है तो सीवियर हीट वेव्स। तो यहाँ पर हमें डिपार्चर वाले में क्या, वहाँ का पुराना रिकॉर्ड देखना होगा, मीन वैल्यू निकालना होगा, तब डिपार्चर देखेंगे। और इसमें क्या है, डायरेक्ट कुछ दिन का देखे, पुराना रिकॉर्ड से कोई लेना देना नहीं है। एज पर आईएमडी नॉर्मल टेम्परेचर, अलग अलग जगहों का अलग अलग नॉर्मल टेम्परेचर है, कहीं एक जगह का उसमें डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। वैसे पैन इंडिया लेवल का तो 22 डिग्री सेल्सियस है, पूरे भारत का एवरेज 22 है, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग टेम्परेचर आईएमडी ने बताया है, तो इसलिए उसको ध्यान में रख के हीट वेव्स को डिफाइन किया जाता है। सर एक जगह आपने मोर देन 40 डिग्री पर लिखाया कि हीट वेव्स आता है, दूसरे पर लिखा दिया
कि 45 डिग्री, हाँ ऐसा किया है। देखो जो ऊपर लिखा है कि प्लेन एरिया में, अगर प्लेन और हिली एरिया में पूछता प्लेन में हीट वेव्स कब आती है, तो प्लेन में हीट वेव्स जब 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होती है तो क्या होता है, हीट वेव्स आ जाती है। और हिली एरिया में जब 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है तो हीट वेव्स मान लिया जाता है। ये तो हुआ हमारा नॉर्मल यूनिवर्सल क्राइटेरिया। अब उसके बाद में अब 40 डिग्री सेल्सियस से एबव कितना, अब देखो 40 डिग्री सेल्सियस से एबव कितना, तो 40 डिग्री सेल्सियस से एबव हम बढ़ते जा रहे हैं, 45 तक आ रहे हैं। 40 डिग्री सेल्सियस से लेके 45 तक अगर आ रहे हैं या 45 से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा तो वो हीट वेव्स कहलाएगी। और 47 से भी ज़्यादा हो गई या बराबर हो गई उसके तो सीवियर हीट वेव्स कहलाएगी। क्लियर? तो प्लेन एरिया में हमने लिखाया है कि 40 से एबव होने पर ही हीट वेव्स बन जाएगा। तो 40 से एबव होते होते 41, 42, 45 तक आ गई तो हीट वेव्स कहलाएगी। लेकिन जैसे ही वो 47 तक पहुंची और उससे भी ऊपर निकल गई तो सीवियर हीट वेव्स कहलाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो 40 डिग्री सेल्सियस जो हमने लिखाया था, 40 डिग्री सेल्सियस से एबव हीट वेव्स होता है, वो सही है, गलत नहीं है। 40 डिग्री सेल्सियस से एबव कहाँ तक, 45 तक हीट वेव्स कहलाता है। और उससे ऊपर निकल गया 47 या उससे भी ऊपर निकल गया तो सीवियर हीट वेव्स कहलाएगा। 41 पे हीट वेव्स नहीं होगा, होगा क्यों नहीं होगा, जब 40 ही बेस है, उसका बेस क्या है, लोअर बॉटम वैल्यू जो है हीट वेव्स का क्या है, 40 है। बॉटम वैल्यू क्या है, 40 है। तो 40 हमारा बेस है। जैसे ही टेम्परेचर 39 क्रॉस करके 40 पर पहुंचा, हीट वेव्स बन गया। और 40 से ऊपर 45 तक गया तो देखो मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन में हो। देखो इस केस में ऐसे है, 40 से टेम्परेचर 45 तक गया, थोड़ा इससे ऊपर ही गया तो ये क्या हो गया, हीट वेव्स हो गया, ये हीट वेव्स हो गया। और 45 से 47 और इससे भी ऊपर निकल गया, इससे भी ऊपर निकल गया। ठीक है, यहाँ भी 45 से ऊपर ही है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू लिख दें, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो हम 46 लिख देते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये सीवियर हीट वेव्स हो जाएगा। दिस विल बी नोन एज सीवियर हीट वेव्स। तो इस तरह से है। एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर हिली एरिया क्या होगा, एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर हिली एरिया में नहीं क्वांटिफाई किया गया है, प्लेन एरिया को ही क्वांटिफाई किया गया है। वहाँ पर वो डेविएशन वाला क्राइटेरिया ले लेंगे कि नॉर्मल टेम्परेचर से कितना डेविएशन है। हिली एरिया में ये फिट नहीं बैठता है प्लेन वाला एरिया एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर, तो पहला वाला क्राइटेरिया ले लेंगे कि एक्चुअल डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल टेम्परेचर। तो उसमें देखेंगे कि 30 से एबव होना चाहिए और नॉर्मल जो वैल्यू होना चाहिए उससे कितना डेविएट कर गया है, तो वहाँ हिली एरिया में लगाएंगे उसको। सर मोर देन, अरे लिख लो यार, यहाँ पर मोर देन लिख लो, इतना क्या सोचना, ऐसे लिख लो ना 40, 45, 40 से 45 से ग्रेटर कर दो, हीट वेव्स ग्रेटर में कुछ भी हो सकता है। अब हमने फिर आगे बढ़ गए 46 से लेकर के आगे 47 एंड ग्रेटर कर दिया तो वो क्या हो गया, सीवियर हीट वेव्स हो गया। या अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये जस्टिफाइड नहीं है तो ऐसे लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो यहाँ, 47 से ज़्यादा हो गया, अब ये 47 से ज़्यादा कुछ भी हो गया। ठीक, तो ये सीवियर हीट वेव्स हो गया। अगर आपको लग रहा है तो ऐसे आप कर दो 40,
ठीक, 40 से लेके 45 ग्रेटर देन इक्वल टू 45 डिग्री सेल्सियस। अब क्लियर। और यहाँ 47 से पूरा ऊपर कर दो तो ये सीवियर हीट वेव्स हो गया और वो हीट वेव्स हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इतना इतना आपको डिफेंड करने के लिए मैंने बहुत पढ़ा दिया। अब इतने से आप बच जाएंगे, आप क्वेश्चन कर लेंगे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये हीट वेव अब खत्म हो गया। अब पढ़ना आप घर पर आराम से तसल्ली से। ठीक, इसमें क्या है कैसे है सब डेटा वोटा पढ़ना। ये सब कहानी है, घर पे पढ़ लेना। न्यूक्लियर रेडिएशन और ये सब सारी की सारी स्टोरी ये घर पे पढ़ लेना। ठीक, आज तक कितने बार न्यूक्लियर रेडिएशन हुए हैं? न्यूक्लियर रेडिएशन कितने बार हुए हैं? तो देखिए, न्यूक्लियर रेडिएशन एक्सीडेंट कितने बार हुए हैं मैं लिखा दे रहा हूँ। लॉन्ग आइलैंड ऑफ यूएसए 1979 में हुआ है पहली बार। देन सेकेंड हुआ है चेरनोबिल यूक्रेन में हुआ है, उस समय रसिया का पार्ट था 1986 में। थर्ड हुआ फुकुशिमा में, फुकुशिमा में, दिस इज हाँ फुकुशिमा इन जापान। एक यहाँ पर मार्च 2011 में हुआ था। ठीक, ये सुनामी की वजह से हुआ था। ठीक है, बिकॉज ऑफ सुनामी ने आके डैमेज कर दिया था। ठीक, बिकॉज ऑफ सुनामी। और यहाँ पर एक्सीडेंट हो गए थे दोनों में, इस प्लांट के फंक्शनिंग में एक्सीडेंट हो गए थे, इसलिए ऐसा यहाँ लीकेज हुआ। तो इतने बार न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ। ये आप लिख सकते हैं न्यूक्लियर रेडिएशन में। सर एमसीक्यू डाल दीजिएगा साइड पर। हाँ हाँ, एमसीक्यू पड़ जाएगा, डोंट वरी। सर पीडीएफ जल्दी अपलोड करने के लिए बोल दीजिएगा। पीडीएफ जो है ऐप पर रहेगा, मुझे बताया गया कि ऐप पर पीडीएफ सारे उपलब्ध रहेंगे, टेलीग्राम पर नहीं अवेलेबल रहेंगे। ठीक, अब देखो हम लोग इस पर आ जाते हैं। ये सब आप पढ़ना, न्यूक्लियर रेडिएशन से रिलेटेड जितने भी जो चीज़ें हैं, इट इज़ जस्ट फॉर होमवर्क है, घर पे आप पढ़ लीजिएगा। नथिंग स्पेशल, कुछ भी स्पेशल नहीं है, जो था स्पेशल हमने बता दिया। सॉरी यार, 3 माइल्स आइलैंड, लॉन्ग आइलैंड्स हमने लिखा, ये 3 माइल्स आइलैंड्स हैं। ये 3 माइल्स आइलैंड है यूएसए के। जस्ट ए मिनट, यूएस का 3 माइल्स आइलैंड है ये यूएसए में 1979 में। वो लॉन्ग आइलैंड हमने गलती से लिख दिया था। इट इज़ 3 माइल्स आइलैंड ऑफ यूएसए, 3 माइल्स आइलैंड ऑफ यूएसए 1979, चेरनोबिल यूक्रेन 1986, फुकुशिमा जापान। ठीक है, क्लियर। तो लॉन्ग को कट करके 3 माइल्स कर लीजिएगा। 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट, चेरनोबिल डिजास्टर,
देन फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर 2011। तो इस तरह से हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर जो कुछ क्यों हुए एक्सीडेंट, तो ये सब लिखे हुए हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सेफ्टी कल्चर की प्रॉब्लम, ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन, वायलेशन ऑफ प्रोसीजर, डिजाइन फॉल्ट इन न्यूक्लियर रिएक्टर, दीज आर द कॉजेज। बायोलॉजिकल डिजास्टर, तो बायोलॉजिकल डिजास्टर्स में इसमें जनरली या तो कोई वायरस यूज किया जाता है या बैक्टीरिया यूज किया जाता है, और इसको यूज करके फिर जैसे देखो यहाँ लिखा है बैक्टीरिया और वायरस और टॉक्सिन्स आर यूज्ड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस और टॉक्सिन्स आर यूज्ड टू हार्म समवन, तो दैट इज नोन एज बायोलॉजिकल डिजास्टर। एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक जब कोई लोकल एरिया में ही कोई डिजीज स्प्रेड ओवर होके रह जाए तो उसे एपिडेमिक कहते हैं। लेकिन वो पूरे ग्लोबल लेवल पर अगर वो स्प्रेड ओवर हो जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? पैंडेमिक कहेंगे। तो यहाँ डिफिनीशन दिया है एपिडेमिक पैंडेमिक का। बायोलॉजिकल डिजास्टर्स का क्लासिफिकेशन सबसे पहले 1966 में दिया गया था। तो ये डिजास्टर्स का लेवल भी बताया गया, ग्रेडिंग भी बताया गया, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ना। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू एड्रेस बायोलॉजिकल डिजास्टर्स, तो इंडिया में क्या क्या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, नोडल मिनिस्ट्री फॉर बायोलॉजिकल वारफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, ठीक है। और फिर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीलिंग विद बायोलॉजिकल डिजास्टर इज विद द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार है। बायोलॉजिकल डिजास्टर आता है तो इसको देखना होता है उसको। फिर लेजिस्लेशन कौन कौन से बने, ये इम्पोर्टेंट है। ये लेजिस्लेशन वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 74, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, देन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ठीक। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट कब आया था? तो 1897 में आया था। ये इम्पोर्टेंट है। एपिडेमिक डिजीज एक्ट कब आया था? 1897 में आया था। कोरोना में न्यूज़ में था ये। फिर ये सब ऐसे ही हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। और फिर नथिंग स्पेशल, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। कोविड-19 के बारे में दिया हुआ है। कोविड-19 का डिटेल्स यहाँ दिया हुआ है। किसी ने कल पूछा था कि डिजास्टर किस लिस्ट में है, तो देखिए कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस है। तो कौन सी लिस्ट में है? पॉलिटी का है, कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो ये सब थोड़ा देखना होगा आपको। फिर कोरोना टाइप की कोई डिजीज थी, पहले आई थी, सार्स उसका नाम था। सार्स का फुल फॉर्म सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स। ये कहाँ पर? हांगकांग, चाइना में आउटब्रेक हुई थी ये सार्स, ठीक है, 2001 एंड 2002 के आसपास। तो ये है सार्स का फुल फॉर्म। कोविड सेकेंड में क्या अलग हो गया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग मरने लगे? तो यहाँ पर सब दिया हुआ है। केमिकल डिजास्टर्स, तो देखो यहाँ पर लिखा है कि इंडियन केमिकल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट 2.1% कंट्री जीडीपी
बिटवीन दिस टू दैट द इंडियन केमिकल इंडस्ट्री विटनेस्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ इतना दिस इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 11% पर एनम. हाउएवर मेजर केमिकल डिजास्टर डिसरप्ट इट्स ग्रोथ एंड दीज डिजास्टर्स आर इजिली प्रिवेंटेबल. तो ये सब कहानी है, पढ़ना आपको, और ये सब इन कहानियों में आपको कुछ ढूंढना है कि जो इम्पोर्टेंट हैं. तो जैसे इम्पोर्टेंट क्या है, 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी. ठीक है, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी का डिटेल इसमें होगा. देखो भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ था. भोपाल गैस ट्रेजेडी, इट टुक प्लेस ऑन दिस दिसंबर इन 1984. 1984 में हुआ था. ठीक है, और किस कंपनी, कौन सी कंपनी में प्रॉब्लम हुई थी, यूनियन कार्बाइड केमिकल फैक्ट्री थी. केमिकल फैक्ट्री इन भोपाल, भोपाल में यूनियन कार्बाइड केमिकल फैक्ट्री थी. इसका ओनर कौन था, हु वाज द ओनर, एंडरसन वाज ओनर. ये कहाँ से था, यूएसए से था. ही वाज फ्रॉम यूएसए. तो यहाँ से कौन सी गैस का लीकेज हुआ, MIC. MIC का लीकेज हुआ. MIC लीक्ड. फ्रॉम बॉयलर. जो बॉयलर था वो ऑलरेडी आउटडेटेड था, उसी से लीकेज हुआ. नाइट के शिफ्ट में, जैसे डे शिफ्ट वाले जा रहे थे, नाइट शिफ्ट वाले आ रहे थे, उसी समय हुआ. और फिर ये पूरे भोपाल में जहाँ तक, जिस एरिया तक जहाँ तक ये स्प्रेड ओवर हो सकता था, स्प्रेड ओवर हुआ, और जिसकी वजह से ट्रेजेडी हुई. तो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी यही है. सर कोविड-19 कहाँ से स्टार्ट हुआ था, चाइना से, वुहान से. चाइना के WUHAN वुहान सिटी से हुआ था. सर नाउ बीर जैन इज सेइंग नाउ यूनियन कार्बाइड इज नोन एज एवरेडी सेल कंपनी. ओके, आई वाज नॉट अवेयर. ठीक है, यू ऑल नोटेड. बाकी सब इसी में ऐसे ही है. तो इन दिस वे वी कंप्लीटेड डिजास्टर. यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर्स हैं. क्वेश्चंस कहाँ हैं, क्वेश्चंस भी इसी में होंगे कहीं पर. क्वेश्चन का PDF नहीं ओपन हुआ है, बट आप लोगों को क्वेश्चन का PDF दे दिया गया होगा. ठीक है ना, क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं. तो यू मे गो बाय द क्वेश्चंस. आप क्वेश्चन से आप क्वेश्चंस ऑलरेडी शेयर्ड. ठीक है, क्वेश्चंस ऑलरेडी शेयर्ड हैं. और वन मोर थिंग, ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना, ये डॉक्यूमेंट्स, ये डिजास्टर मैनेजमेंट का जो डॉक्यूमेंट्स है, इसको आपको पढ़ना है.
सब कुछ मैंने पढ़ाया है। एक डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, बस ओवर करते हैं क्लास को। देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डीएम साइकिल, डेलिनिएट डिफरेंट स्टेजेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डीएम साइकिल कुछ और नहीं होता है। डीएम साइकिल में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो प्री डिजास्टर फेज और एक पोस्ट डिजास्टर फेज। डिजास्टर आने से पहले का फेज और डिजास्टर के आने के बाद का फेज। तो डीएम साइकिल को हमने ऐसे यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। देखिए डीएम साइकिल में 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है मिटिगेशन, जो हमने समझाया था कि कैपेबिलिटी डेवलप किया था, प्रिपेयर्डनेस, इसमें हम आईसीटी रिलेटेड तैयारी करते हैं। फिर आने के बाद रिस्पांस और रिकवरी। तो यहाँ पर देखिए एक साइकिल बना दिया गया, डीएम साइकिल, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। तो यहाँ से यहाँ तक कैपेसिटी बिल्डिंग फेज है। इसमें 2 भाग हैं, मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस। उसके बाद में देखो ये हैजर्ड आ गया, मतलब कोई एडवर्स इवेंट हो गया, मतलब डिजास्टर आ गया। डिजास्टर आने के बाद फिर क्या किया जाएगा, रिहैबिलिटेशन फेज। रिहैबिलिटेशन फेज, देखिए रिहैबिलिटेशन फेज, अब सबको रिहैबिलिटेट किया जाएगा। तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, रिस्पांस एंड रिकवरी। तो ये पोस्ट डिजास्टर फेज है, ये डिजास्टर आने के बाद का फेज है, और ये प्री डिजास्टर फेज है। तो इसी को हम डीएम साइकिल कहते हैं। साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑल फेजेज आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। सभी फेजेज एक दूसरे से इस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं कि कहाँ पर कौन खत्म हो रहा और कौन स्टार्ट हो रहा पता नहीं चलता है। लगता है कि साइक्लिक मैनर में सब एक दूसरे में इंटरकनेक्टेड हैं, इंट्रूडेड हैं, इसलिए इसको डीएम साइकिल का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो प्री डिजास्टर फेज में मिटिगेशन प्रिपेयर्डनेस आता है और एक इसके पार्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग के। और पोस्ट डिजास्टर फेज में रिस्पांस एंड रिकवरी आता है, किसके पार्ट है, रिहैबिलिटेशन फेज के। ठीक है, यहाँ डिजास्टर हो गया, फिर ये लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ना घर पर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डिजास्टर मैनेजमेंट। हमने डिजास्टर मैनेजमेंट को पढ़ा के ख़त्म कर दिया। तो अब इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, और जितने भी जो क्वेश्चन है वो सब हमने शेयर कर दिया है। आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। पीडीएफ जो है ऐप पर मिलेंगे, टेलीग्राम पर नहीं मिलेंगे, ऐसा बताया गया है। अब पीडीएफ ऐप से आप ले लेना। वाटर मार्क अगर ज़्यादा होगा तो भी बता देना। कल हमने बोल दिया था कि वाटर मार्क को डिम कर दिया जाए, जिससे कि रीडेबल हो, पढ़ने लायक हो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग ग्रीन एनर्जी स्टार्ट करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।